नमस्कार साथियों, सारांश आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे विजय भवा टेस्ट सीरीज के 7वें प्रश्न पत्र की, जो कि सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध है। और यह टेस्ट सीरीज जो है आपको उपलब्ध कराई गई है। 21 मार्च से यह शुरू हुई थी, जिसमें अभी केवल 9 ही टेस्ट हुए हैं और केवल 199 रुपए में आपके लिए यह उपलब्ध है। इसके बारे में आप देखें, इसको हमने जो डिवाइडेशन किया है वैज्ञानिक तरीके से किया है, जिसमें आपको 26 टॉपिक टेस्ट हमने उपलब्ध कराए हैं और इन टॉपिक टेस्ट को हमने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकृत किया है। 26 टेस्ट के बाद आपको 10 यूनिट टेस्ट भी उपलब्ध कराए गए हैं इसमें, और 10 यूनिट टेस्ट होने के बाद आपको 14 FLTs क्या करी गई है, फुल लेंथ टेस्ट आपको उपलब्ध कराए गए हैं। और इस तरीके से आपको 50 टेस्ट सिर्फ 199 रुपए में मिल रहे हैं सारांश आईसीएस के ऐप पे। और इसका जो शेड्यूल है आपके सामने आपके हमारे टेलीग्राम चैनल सारांश आईसीएस पर आपको उपलब्ध है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त सारांश आईसीएस ऐप पर भी आपको हमारा ये शेड्यूल मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही सारे टेस्ट हो रहे हैं। चलिए, इसमें जो 7वां टेस्ट था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में डिस्कशन किया था, ये 7वां टेस्ट है और इसको हम डिस्कस कर रहे थे। एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको पहले देख लीजिएगा, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अभी तक 31 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके थे, अब 32 प्रश्न से हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखेंगे, 32वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय की स्थापना की जाती है। भारतीय संविधान का में आप देखोगे राज्य आता है, राज्य जो है वो भाग 6 के अंतर्गत आता है, और भाग 6 में न्यायपालिका का वर्णन भी मिलता है। आर्टिकल 214 से आपको ये वर्णन मिलता है और 232 तक ये जाता है, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन आता है। अधीनस्थ न्यायालयों में आप देखते हो जिला न्यायालय का वर्णन आता है, और जिला न्यायालय का जो वर्णन आता है वो आपका अनुच्छेद 233 में हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद में, आपको आर्टिकल याद हो गया होगा कि 233 में हमें जिला न्यायालयों के गठन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर 233 के बाद 34 की बात करें तो 34 में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनके अतिरिक्त जो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में बंद करता है वो 234 है। 236 में आपके अधीनस्थ न्यायालयों के निर्वाचन के संबंध में आपका आर्टिकल है, और 243 आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस आर्टिकल है। इसमें आप देखते हो पंचायत शुरू होती है, और पंचायतों से रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं वो आपके आर्टिकल 243 में बताई गई है, और 243 से आपके फिर पंचायतों के उपबंध शुरू हो जाते हैं, जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करते हैं। पंचायती राज के ऐतिहासिक साक्ष्य चोल काल से प्राप्त होते हैं। आपने प्राचीन भारत पढ़ा है, और प्राचीन भारत में एक उत्तर मेरुर अभिलेख आता है। उत्तर मेरुर अभिलेख में हमें चोल वंश के बारे में पता चलता है, और चोलों में जो उनकी पंचायती राज जो मतलब स्थानीय शासन है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो यह जो कथन है ये हमें सही प्रतीत होता है कि पंचायती राज या स्थानीय शासन के बारे में हमें चोल साम्राज्य के अंतर्गत पता चलता है। फिर आप देखोगे स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रयत्न कार्नवालिस ने किया, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपको याद आ रहा होगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे साहब? स्थानीय स्वशासन के जनक थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के क्या है, आपके जनक हैं। इन्होंने स्थानीय शासन की शुरुआत करी थी। आपको याद आ रहा होगा 1882 में इन्होंने स्थानीय निकायों को स्वायत्तता प्रदान की थी, उनके लिए जिला बोर्डों का गठन कराया था, अलग से कानूनी मान्यता प्रदान की थी, और जो शासकीय हस्तक्षेप था, मतलब जो इनके केंद्र का हस्तक्षेप था, उसको इन्होंने कम किया था, केवल उसको समीक्षा तक ही सीमित किया था। तो इस तरीके से स्थानीय स्वशासन का जनक हम भारत में किसको मानते हैं? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखोगे तीसरा पॉइंट है कि किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख होने पर उसे त्रिस्तरीय व्यवस्था में लागू कर दिया जाता है। तो आप जब पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे उसमें हमें पता चलेगा कि 20 लाख की जनसंख्या होने पर हम क्या करते हैं, किसी राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना करते हैं। ये जनसंख्या की सुविधा के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई अगर 20 लाख से अधिक की जनसंख्या है तो वहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज को लाया जा सकता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में हम क्या देखते हैं, 3 स्तरों पर फिर पंचायत कार्य करती है। एक हम बात करते हैं जिला स्तर पे, जिसे हम जिला पंचायत के नाम से जानते हैं।
फिर जिला पंचायत के अधीन हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वो आती है जनपद पंचायत, है ना, जनपद पंचायत। और तृतीय स्तर पे आपके आती हैं ग्राम पंचायतें, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है। तो इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है किसी राज्य में तो वहां स्थापित हो सकती है। चलिए, तो इसका आंसर हमें मिल गया होगा कि भाई पहला आपको चोलों के बारे में, चोलों के राज्य में आपको स्थानीय शासन की बात पता चलती है। और साथ ही कार्नवालिस नहीं है, कार्नवालिस के संदर्भ में आपको पता होगा, इन्होंने नागरिक जो सेवा है उसके जनक के रूप में हम जानते हैं। कार्नवालिस संहिता ये लेकर आते हैं। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी लेकर आई 1793 में। तो कार्नवालिस के ये प्रयास रहे। इसके अतिरिक्त, ठीक, इसका आंसर आपको मिल गया होगा, केवल एक ही इसका आंसर क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में विचार करना है। आयोग ने पहली परीक्षा 1958 में आयोजित की थी। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और अधिकतम जो आयु सीमा होती है वो 70 वर्ष होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष डीबी रेगी साहब थे। चर्चा करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कब बना, जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था। हम बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 1956 को आया था और स्थापना हम बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जाती है। और आयोग अपना कार्य प्रारंभ करता है और अपनी पहली परीक्षा का आयोजन कब कराता है, पहली परीक्षा का आयोजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1958 में कराता है। इसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अगर कार्यकाल की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कि आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष की आयु तक होता है और 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो यह जो दूसरा कथन है ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष डीबी रेगी साहब थे। वर्तमान में आपको राजेश लाल मेहरा साहब आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है। और इस तरीके से हम इसका आंसर क्या निकालेंगे, 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया। हम देखते हैं राज्य सूचना का अधिकार अधिनियम आया था 2005 में, आपको याद आ रहा होगा। आरटीआई एक्ट जिसे हम बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और इसी के बिहाफ पे हम बात करते हैं कि हमारे सूचना आयोग की स्थापना हुई। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन आपके पास है 22 अक्टूबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 22 अगस्त 2006 और 22 अगस्त 2005। तो इसका सही उत्तर क्या है, 22 अगस्त 2005 को आपके राज्य सूचना आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मध्य प्रदेश के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे। प्रोटेम स्पीकर, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर होते क्या हैं। प्रोटेम स्पीकर, इन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में भी जानते हैं। प्रोटेम स्पीकर जब नई विधानसभा या नई जब विधायिका चुनकर आती है, संसद के संदर्भ में बात करें तो नई लोकसभा जब चुन के आती है, और अगर विधानमंडल के संदर्भ में बात करें तो जब नई विधानसभा चुन के आती है तो जब पहली बैठक होती है उसमें राज्यपाल एक जो व्यक्ति होते हैं, एक सदस्य होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर के सामान्यतः 2 ही कार्य होते हैं। पहला जो कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का, वो होता है कि जो नए सदस्य चुनकर आए हैं तो इन सदस्यों को क्या दिलाना है, शपथ दिलानी है। ठीक है, तो एक काम हो गया सदस्यों को शपथ दिलाना। और दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा कि भैया अध्यक्ष का चुनाव भी करवाना है कि इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। तो दूसरा काम होता है कि उस सदन के अध्यक्ष का चुनाव करवाना। और जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश के पहले कौन थे, तो हमें बताना है काशी प्रसाद पांडे जी।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए एक एक करके कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का पुराना नाम मिंटो हॉल था। जी, तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा का जो पुराना विधानसभा भवन था वो मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता था। फिर हमने 1984 में नए विधानसभा के लिए नींव रखी और बाद में 1996 में जब हमारा भवन तैयार हो गया तो हमने अपनी विधानसभा नए भवन में शिफ्ट कर ली। तो नए भवन का जो नाम रखा गया वो रखा गया इंदिरा गांधी भवन। तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है वो इंदिरा गांधी भवन में क्या होती है, लगती है। ठीक है, नए भवन का नाम क्या है, इंदिरा गांधी भवन हो जाएगा। अतः दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन है कि ये राजधानी में स्थित है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा भवन है तो राजधानी भोपाल में यह स्थित है और भोपाल की श्यामला हिल्स पर स्थित है। तो इसमें आपको याद आ रहा होगा कि जो आपकी विधानसभा भवन है ये अरेरा हिल्स पर क्या है, स्थित है, श्यामला हिल्स पर ये स्थित नहीं है। अतः यह जो तीसरा कथन है यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और हमारा उत्तर क्या होगा, तो हम बताएंगे केवल एक और दो ही हमारे इसका उत्तर हो जाएगा। तो चर्चा कर लेते हैं मिंटो हॉल के बारे में। तो मिंटो हॉल के बारे में आपको याद आ रहा होगा कि 1909 में भोपाल रियासत की जो बेगम थी सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने मिंटो हॉल का निर्माण कराया था और बाद में मध्य प्रदेश का यह विधानसभा भवन भी बना। कब तक रहा, तो हमें याद रखना है कि इंदिरा गांधी भवन की नींव हमने 1984 में रखी थी और बाद में यह जब शुरुआत हुई तो हम बताएंगे 1996 में हमारे इंदिरा गांधी भवन की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति महोदय शंकर दयाल शर्मा साहब उद्घाटन करने भी आए थे, है ना। तो ये आपका याद रखिएगा कि 1996 में हमारे नए विधानसभा भवन का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। इसके वास्तुकार कौन है, तो आपको याद आया होगा, वास्तुकार बहुत फेमस है, चार्ल्स कोरिया साहब इसके वास्तुकार है। ठीक है, और इसको वास्तुकारिता के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध आगखा पुरस्कार है वह भी क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों हो गई, तो हमें थोड़ा सा याद आ रहा होगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया और 93 में वो लागू हुआ। जब यह लागू हुआ तो पंचायतों के चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग की हमें आवश्यकता आन पड़ी, है ना। तो उसी क्रम में हमने क्या किया, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग का क्या किया, गठन किया। तो ये डेट अब आपको क्या करनी है, याद रखनी है कि कब गठित हुआ था। तो आपको पता है 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये फैक्ट है। और अगर निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बात कर ले तो आर्टिकल 243 के आता है, जिसके अंतर्गत आपके राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष क्या होता है। आपने 74वां संविधान संशोधन पढ़ा होगा, इसमें आपने देखा कि नए उपबंध जोड़े गए और उसमें जिला योजना समिति के गठन के संबंध में भी बात करी गई थी। जिला योजना समिति का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, आपको आर्टिकल याद आ रहा होगा 243 में इसका वर्णन मिलता है हमारे लिए, है ना। और जिला योजना समिति जो होती है वो जिले के विकास के लिए क्या करती है, कार्य करती है। इसमें लगभग जो स्थानीय निकाय के 80% लोग हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वह होता है उस जिले का प्रभारी मंत्री। जब कैबिनेट मंत्री गठित होते हैं तो मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं, अपने मंत्रियों को जिले सौंप देते हैं कि भाई आप इस जिले का प्रभार संभालोगे और उसकी देखरेख करोगे। तो जो जिले का प्रभारी मंत्री होता है वो ही उस जिले का क्या होता है, योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। जो कलेक्टर होता है वो इसका सदस्य होता है और अन्य जैसे जनपदें हो गई, उसमें जिला पंचायत हो गई, इन सब के सदस्य भी इस जिला योजना समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन होता है यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये प्रभारी मंत्री है तो इसका ये भी आवश्यक है कि उसे कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, है ना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी है। आपको जानकारी होगी 2018 में हमारी मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए, 230 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें आपने देखा था कांग्रेस की सरकार बनी थी, 214 सीट उन्होंने जीती थी और उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि 2 वर्ष के बाद ये सरकार गिर गई थी। 2020 में जब उपचुनाव हुए तो उसमें बीजेपी ने सीटें जीती और पुनः अपनी सरकार बनाई थी। तो ये जो 15वीं विधानसभा रही, इस 15वीं विधानसभा में
21 महिलाएं थीं जिनका क्या हुआ था, चुनाव हुआ था आपकी विधानसभा के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 महिलाएं आपकी चुनी गई थी 15वीं विधानसभा के लिए। ठीक है, अब वर्तमान में जो आपकी विधानसभा है वो कौन सी नंबर की है, 15वें नंबर की है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में आपको बताना है, सत्य कथन को आपको क्या करना है, चुनना है। चलिए तो इसमें आप देखिए ये मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आप देखोगे शिवराज सिंह चौहान 19वें मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान 12वीं विधानसभा में पहली बार 29 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री बने थे, ये भी सत्य है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, 2005 से 2018 तक, और वर्तमान में 2020 से अभी तक शिवराज सिंह चौहान क्या है, आपके मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और सीहोर से संबंधित है। सीहोर में आपने एक विधानसभा का नाम सुना होगा, बुधनी से आप विधायक हैं। तो इनमें से आपको क्या हो जाएगा, सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान जी इसके पहले विदिशा से सांसद रहे थे और उसके बाद मध्य प्रदेश के 2005 में मुख्यमंत्री बने, और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने का श्रेय जाता है, और वर्तमान में ये 4थी बार मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री अब हो गए हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न से। देश का पहला डिजिटल हाईकोर्ट स्थापित किया गया था, कब किया गया था, कहां किया गया था, ये हमें बात करनी है। तो देश का पहला जो डिजिटल हाईकोर्ट है ये मध्य प्रदेश बना था आपका 2016-17 के समथिंग में। आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट की कार्रवाई है ये पूर्णतः क्या कर दी गई थी, डिजिटल ऑनलाइन आपकी कब सुनवाई होनी है ना, कब मुलाकात होनी है, ये वकील और सबके बीच एक समन्वय स्थापित करके ये आप कार्यवाही करते हैं। तो इस तरीके से हमें बता देना है कि पहला जो डिजिटल कोर्ट बना है भारत का वो कौन बना है, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। ठीक है, ऐसे आंकड़े आते रहते हैं कि भैया विधानसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, लोकसभा में कितने प्रतिशत मतदान हुआ, या फिर करंट में अगर कहीं चुनाव हुए हैं, जैसे अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, पंजाब में, गोवा में, तो यहाँ से क्या होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये कहाँ किसकी सरकार बनी, कहाँ कितना मतदान हुआ, थोड़ा क्योंकि फेरबदल होता है तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई उसकी बात करनी है हमें। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 में 71.10 जो प्रतिशत वोट थे वो डाले गए थे, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें यह क्या था, सर्वाधिक मतदान था, यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें क्या लिया था, हिस्सा लिया था। 2019 के चुनाव में आपको पता है मध्य प्रदेश से लोकसभा में केवल कितनी सीटें हैं, 29 सीटें हैं, और इन 29 सीटों में आपने देखा था 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की विजयी हुई थी। ठीक है, तो और इसमें से आपने पिछला क्वेश्चन भी देखा था कि महिलाएं कितनी चुनी गई थी मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए, तो 4 महिलाएं चुनी गई थी, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है आपका, और राज्य लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन शामिल होता है, इसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। 3 कथन दिए गए, मतलब कौन कौन शामिल होता है लोकायुक्त के दायरे में। तो आप देखोगे राज्य लोकायुक्त के दायरे में आपके मुख्यमंत्री साहब आते हैं। 1982 में यह व्यवस्था करी गई थी कि मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाए। ठीक है, तब से मुख्यमंत्री साहब भी आते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे लोकायुक्त के दायरे में नहीं आते हैं। अतः इसमें आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, केवल एक आंसर इसका रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। लोकायुक्त क्या करता है, लोकायुक्त आपका जनता की सेवा के लिए है। आपके जो सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार वगैरह है या जो पद पर काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए आपके लोकायुक्त पद की व्यवस्था की गई है, ये जांच करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका इसमें क्या है, भ्रष्टाचार के संदर्भ में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प जो है वो कितने दिन पूर्व सूचना देने के बाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो प्रश्न को आप पहले पढ़ लीजिएगा, फिर अपन ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन की अपन को आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझ लेते हैं क्या है। एक मिनट, चलिए।
तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए जो संकल्प लाया जाता है वह कितने दिन की पूर्व सूचना पर लाया जाता है, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। मध्य प्रदेश की विधानसभा नहीं वरन किसी भी राज्य की विधानसभा हो, उसके अगर अध्यक्ष को हटाना है तो एक सा ही प्रोसेस रहेगा। तो क्या प्रोसेस रहता है, आपने देखा होगा, जब भी आपको अध्यक्ष को हटाना है तो एक रेजोल्यूशन लाते हैं, हम एक संकल्प लाते हैं जो 14 दिन की पूर्व सूचना पे हमें देना होता है। फिर उस रेजोल्यूशन पे बहस होती है, अगर उस प्रस्ताव पर साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिया जाए तो आपके अध्यक्ष को क्या माना जाता है, वो पद रिक्त माना जाता है, इस्तीफा देना होता है। ठीक है, तो ये सामान्य एक प्रक्रिया है विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने की। ऐसी ही प्रक्रिया लोकसभा अध्यक्ष को भी हटाने की है। अगर आपको याद आ रहा हो, उनको हटाने के लिए भी आपको 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है और फिर सामान्य बहुमत से अगर उस प्रस्ताव को पारित करते हैं तो वह पद रिक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाना चाहिए कि 14 दिन की पूर्व सूचना पर कोई भी प्रस्ताव या जो संकल्प है वो लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो भैया इस पे हमें क्या कर लेनी है, चर्चा कर लेनी है। ठीक है, देखिए जो सचिवालय है ये कहाँ स्थित है, आपको वल्लभ भवन में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रिक से थोड़ी मैंने बना ली थी कि सचिवालय सचिवालय। ठीक है, सचिवालय से आप कहाँ पहुंच जाओगे, वल्लभ भवन पे। तो सचिवालय कहाँ स्थित है, वल्लभ भवन में स्थित है। ऐसे ही आप बात करोगे संचनालय, है ना, संचनालय कहाँ स्थित है, तो संचनालय आपका विंध्याचल भवन में स्थित है। संचनालय कहाँ स्थित है, विंध्याचल भवन में। इसमें भी आपको देखो संच और विंध है ना, थोड़ा सा राइम करेगा। मैं इसको बिंदी के तौर पर देखता हूँ कि विंध्याचल में भी बिंदी आती है, संचनालय में भी बिंदी आती है, तो वो आपको याद रह जाएगा। पर्यावास भवन जो है वो आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का जो कार्यालय कह लें, भवन कह लें, वह है। ठीक है, पर्यावास भवन क्या है, राज्य मानवाधिकार का भवन है। और सतपुड़ा भवन, तो यहाँ पे आपका जो शिक्षा भवन है आपका वो आता है उच्च शिक्षा विभाग का, तो सतपुड़ा भवन में वह आयोजित होता है। इस तरीके से आपके ये याद हो जाएंगे आपके कहाँ कौन सी भवन में कौन सा आपका मंत्रालय या सचिवालय काम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मध्य प्रदेश में संपन्न 15वीं विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल कौन था। ठीक है, 2018 में आपके दिसंबर में चुनाव हुए थे। चुनाव में आपने देखा था कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस की जो सर्वाधिक सीट थी वो आई थी और बाद में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा दल कौन रहा था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2018 के चुनावों में, जो कि 15वीं विधानसभा के चुनाव थे, सबसे बड़ा दल रहा था। इसने 114 सीटें क्या थी, जीती थी। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कितनी सीट जीती थी, तो आपको याद आएगा 109 सीटें जीती थी। बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी। टोटल स्ट्रेंथ जो आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा की है वो है 230 सीटें। ठीक है, 4 सीटें रह गई होंगी, तो 4 सीटें पे निर्दलीय जो सदस्य थे वे निर्वाचित हुए थे। अब आपने बाद में देखा कि 28 सीटों पे उपचुनाव भी हुए थे 2020 में, और 28 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, है ना। तो आपकी 128 सीटें हो जाएंगी इनकी, और इसके साथ ही इनके पास बहुमत आ जाएगा। कांग्रेस केवल कुछ ही सीटें, आपने देखा था 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर उपचुनाव हुए और कम सीटें आई थी, 9 सीटें ही जीत पाई थी कांग्रेस, और इनकी सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी कमलनाथ सरकार। और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, आपने ये देखा है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 2018 का विवरण होगा कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। चलिए अगला प्रश्न, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद मध्य प्रदेश विधानमंडल में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है वो कितनी हो गई है, ये हमें पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं वरन भारत के प्रत्येक राज्य या मध्य प्रदेश में या केंद्रीय कैबिनेट में भी यह लागू होता है। 91वां संविधान संशोधन लागू होता है आपका 2003 में, और यह व्यवस्था करता है कि भाई किसी मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, उनको क्या कर देता है, निश्चित कर देता है। तो यह नियम बनाया गया कि जैसे मान लो अपन बात करें, सदन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर सदन की बात करेंगे तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 230 सीटें हैं। तो ये जो उपबंध किया गया वो यह किया गया कि सदन की सीटों के 15% ही आपके क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो आप जब 230 का 15% निकालोगे, गणित आपकी अच्छी होगी। ठीक है, नहीं भी है तो अच्छी कर लीजिएगा, सीसेट में काम आएगी। ठीक है, तो आपको लगभग 34 मेंबर आपके आ जाएंगे कि 34 मेंबर अधिकतम क्या हो सकते हैं, आपके
मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, यही व्यवस्था आपके लोकसभा में भी लागू है, यानी केंद्र में अधिकतम कितने मंत्री हो जाएंगे, तो आप देखोगे कि 545 सीट है, 545 का 15% निकालोगे तो 82 के समथिंग जाएगा, उतने ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य के संदर्भ में आप बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें एक और उपबंध है कि ये तो अधिकतम बता रहे हैं कि अधिकतम 15% ही हो सकते हैं, न्यूनतम कितनी होगी, तो उन्होंने यही भी बताया है कि न्यूनतम मंत्रिमंडल की जो सदस्य संख्या है वो होनी चाहिए 12। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 12, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 15%। ठीक है, जैसे अपन किसी राज्य की सीट मान लो 30 है, ठीक है, तो 30 का 15% निकालोगे तो 4-5 ही आएगा, है ना। तो क्या किसी राज्य में 4-5 लोग ही उस राज्य की पूरी सरकार चला लेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि विभाग बहुत ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा हो जाएगा काम का। इसलिए ये व्यवस्था की गई कि कम से कम 12 लोग तो मंत्री रहेंगे। अब जिस राज्य में इतनी कम सीटें होंगी उनकी तो चांदी हो जाती है कि 15-16 सीटों पे तो बहुमत आ जाता है, और 16 में से 12 को बनना है क्या, मंत्री, यानी लगभग सभी विधायक क्या हो जाएंगे, मंत्री। गोवा का उदाहरण आप ले सकते हैं, और भी बहुत से आपके पूर्वोत्तर के राज्य जहाँ पर सीटें कम है, तो उनके लिए फायदेमंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कार्य किसका है। ठीक है, तो इसको आपको समझना है कि इसका कार्य किसका है, जनपद पंचायत का कार्य है कि वह ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्या करेगा, क्रियान्वित करेगा, उनकी निगरानी करेगा। ठीक है, और मॉनिटरिंग करता ही है आपकी पंचायत स्तर को, पंचायत पे लोकल लेवल पर ये कार्य होता है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, तो आपको याद रखना है जनपद पंचायत ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, आप पढ़ चुके हो, अभी अपन ने कुछ चर्चा करी थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कि जब मध्य प्रदेश बना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 में, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की जो धारा थी, जो अधिनियम था, उसकी धारा थी कितनी, 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। हालांकि जो नोटिफिकेशन है वो आपका 27 अक्टूबर 1956 को जारी कर दिया गया था, और स्थापना कब होती है, तो हमें आंसर चुनना है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब फैक्ट फिर से दोहरा लेते हैं कि भैया पहली परीक्षा का आयोजन उन्होंने कब कराया था, तो 1958 में कराया था। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो DV रेग्गी साहब थे, वर्तमान में राजेश लाल मेहरा साहब हैं अध्यक्ष। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय याद रखना है इंदौर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इतने फैक्ट काफी है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। ठीक है, चलिए नरसिम्हराव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की थी। ठीक है, देखते हैं। नरसिम्हराव दीक्षित समिति आई, इन्होंने आपके जो मध्य प्रदेश लोकायुक्त है इसके बारे में क्या करी थी, बात करी थी कि भैया लोकायुक्त को लाना है, तो 1969 में एक समिति गठित करी गई थी, और भारत में लोकायुक्त के संदर्भ में क्या लाए थे, प्रस्ताव लेकर आए थे, और बाद में लोकायुक्त गठित भी हुए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश लोकायुक्त। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़े। मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की शुरुआत कब और किस स्थान से की गई। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ग्राम न्यायालय एक अधिनियम आया था 1956 में। कब आया था, 1996 में आया था, और इस अधिनियम के अंतर्गत हमने 2001 में, कब, 2001 में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना करी थी। अब ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन बचा होगा, झातला, और झातला कहाँ आता है आपका, किस जिले में, नीमच जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमने क्या करा था, प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना करी थी मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम के अकॉर्डिंग। हालांकि केंद्र के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम बात याद रखते हैं बैरसिया भोपाल में जो है वहां पे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना केंद्रीय स्तर, मतलब जो भारत सरकार द्वारा स्थापित है, वो आपका बैरसिया भोपाल हो जाएगा, और मध्य प्रदेश का कौन सा होगा, झातला नीमच में है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर 2001 में आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या करी गई थी,
स्थापना करी गई थी। सिंपल है, फैक्ट का क्वेश्चन है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट ये होते हैं कि किसी विशेष केस में आपको त्वरित कार्यवाही चाहिए है, तो त्वरित कार्यवाही के लिए आप विशेष एक अदालत गठित करते हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट आपके क्या करते हैं, कार्य करते हैं और तेजी से आपके उन निर्णयों को दे देते हैं। ठीक है, फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्थापित हुआ था, कब आया था? तो हमें बताना कि 11वां जो वित्त आयोग था उसने रिकमेंड किया था और 11वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस के आधार पर हमने मध्य प्रदेश में 85, ठीक है, 85 क्या करे थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब करी गई थी? मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, सिंपल है, फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो इस पर ज्यादा अपन चर्चा नहीं कर सकते हैं। बेमेल को चुनना है भैया, असंगत को चुनना है। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है इसको चुनना है। ठीक है, तो चुन लेते हैं। विधानसभा की सचिव वर्तमान में अवधेश प्रताप सिंह है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब हैं, बिल्कुल हैं। और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत साहब हैं, हमारे गृह जिले से आते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री आपको याद आ रहा होगा प्रभुराम चौधरी साहब हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये अपन ने बेमेल चुन लिया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, प्रभुराम चौधरी साहब हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब कौन है, ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में आपके मध्य प्रदेश की कैबिनेट में। ठीक है, तो ऊर्जा मंत्री आपके हो जाएंगे प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में कथनों पर हमें करना है विचार। अच्छा प्रश्न है ये, और विचार करते हैं हम। जब भी विचार करने वाले प्रश्न आते हैं तो वो बहुत ही मजेदार हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग पे जोर लगता है। ठीक है, इससे ये भी होता है कि 2-4 क्वेश्चन और भी मिल जाते हैं हमारे लिए। चलिए विचार कर लेते हैं। यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है भैया, बिल्कुल होता है, क्योंकि यही आपका संवैधानिक अधिकारी है, संविधान में इसका वर्णन भी मिलता है। ठीक है, और ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। कैसा आर्टिकल के तहत होता है, तो आपको याद आएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 के अनुसार यह राज्यपाल द्वारा नियुक्त भी किया जाता है और संवैधानिक अधिकारी होता है। तो 165 में आपके महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है, ये फैक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल साहब क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और उसे किसी भी समय राज्यपाल हटा सकते हैं, और हटाने के लिए संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। तो यही भी सही है, क्योंकि उसमें अपन ने कोई भी कार्यकाल नहीं बताया गया है। ये जो महाधिवक्ता साहब हैं, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक महाधिवक्ता रहेंगे। ठीक है, और राज्यपाल की इच्छा कब तक है, तब वो आप जानते ही अच्छी तरह से, जब तक मुख्यमंत्री की इच्छा है। तो जब तक मुख्यमंत्री चाहेंगे, ठीक है, अपन को राज्यपाल ही बताना, क्योंकि राज्यपाल ही नियुक्त करते हैं और राज्यपाल ही क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, अगला, तो अब पहले ही बता दिया कि भैया प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो कार्यकाल की तो चर्चा करनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, और इसके साथ ही आपको आंसर मिल जाएगा कि 1 और 2 और 3 ही क्या है, सत्य है, अन्य सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में क्या राज्य अधिवक्ता का अधिकार नहीं है? ठीक है, आर्टिकल 165 याद रखिए, इसमें राज्य के जो महाधिवक्ता कहलाते हैं वो उसके अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यह राज्य की किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकता है। ये राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है और उसको यह अधिकारिता होती है कि वह मध्य प्रदेश किसी भी, मतलब अगर वो जिस राज्य का है उस राज्य के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकता है। ठीक है, फिर आप देखो विधानसभा में क्या मतदान कर सकता है। ठीक है, उसके पहले अगर अपन चर्चा कर ले कि क्या इसको अधिकार है कि वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले लेता है, तो हमें बताना है कि वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले लेता है। ठीक है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद वो मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो दूसरा कथन है ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और चौथा पॉइंट भी पढ़ ही लेते हैं कि यह विधानसभा सदस्यों को प्राप्त सभी विशेषाधिकार भी रखता है। तो ठीक है, ये भी आपका कथन सत्य है। केवल मतदान नहीं करता वह विधानसभा में, बाकी वह विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले लेता है। ठीक है, क्योंकि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसमें आपको याद आ रहा होगा प्रमुख पार्टियां भारत की, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है और भारतीय जनता पार्टी आती है।
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और विभिन्न राज्यों में, मध्य प्रदेश की संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार है। इस पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी साहब। इन लोगों ने मिलकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की क्या करी थी? स्थापना करी थी। इसके पहले आप देखते थे कि बड़े दल के रूप में जनता दल चलता था और जनता दल बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनता है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी साहब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी और सी दोनों। ठीक है, बढ़िया। अगला प्रश्न, पंचायत विभाग द्वारा जारी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? तो आपको बता देना भैया, मध्य प्रदेश की जो मासिक पत्रिका पंचायतों के संदर्भ में छपती है उसका नाम है मध्य प्रदेश पंचायिका। ठीक है, मध्य प्रदेश पंचायिका छापी जाती है आपके मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में जिले स्तर पर कौन उसका लोक प्राधिकारी होता है? ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है, जिला स्तर पर हमेशा जिला का कलेक्टर ही रहेगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि जिले का कलेक्टर क्या होता है? आपके जिले में आरटीआई एक्ट के तहत वहां का लोक प्राधिकारी होता है। ठीक है, सिंपल है। चलिए आगे बात करें। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम कितनी ग्राम सभाएं बुलाई जा सकती हैं? ठीक है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। ठीक है, और हम बात करेंगे कि एक वर्ष में कम से कम कितनी सभाएं बुलानी चाहिए, तो हम बताएंगे 4 सभाएं बुलाई जानी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, और ये कब कब बुलाई जाती है सामान्यतः? चूंकि इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है तो मैं बताऊं कि आपको 26 जनवरी को एक ग्राम सभा आयोजित होती है। जब आपको पंचायती राज कानून लागू हुआ, कब हुआ था आपको याद आ रहा होगा, 24 अप्रैल को। तो इस दिन भी ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। फिर आप देखोगे आपके 15 अगस्त के समय भी क्या किया जाता है? आपकी ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन भी आपकी ग्राम सभा का आयोजन कराया जाता है। तो वर्ष में 4 कम से कम ग्राम सभाएं आयोजित होती है। ये सामान्यतः पर, इससे ज्यादा भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम 4 होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और सारांश ICS से आपको डाउनलोड करके हमारी विजय भवा टेस्ट सीरीज को जरूर परचेस कीजिएगा अगर आपको यह टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो तो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।